उड़ीसा प्रांत के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष श्री समीर मोहंती जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी श्री बैजयंत पांडा जी, भारत सरकार में पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में सांसद और हमारे साथी श्री जुएल ओरांव जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री जय नारायण मिश्रा जी, सांसद और पूर्व अध्यक्ष सुरेश पुजारी जी, भारत सरकार में मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू जी, भाई संबित पात्रा जी, हमारे मनमोहन सैमल जी, केवी सिंह देव जी, श्री सुनील बंसल जी, हमारे डी पुरंदेश्वरी जी, हमारे विजयपाल सिंह तोमर जी, हमारे अपराजिता सारंगी जी यहाँ की सांसद, हमारे मानस मोहंती जी, सभी वरिष्ठ साथीगण, मंच पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे सभी उड़ीसा के शक्ति केंद्र प्रमुख, प्रभारी और हमारे वरिष्ठ साथी यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस त्रिदेव सम्मेलन में आने का सौभाग्य मिला है और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी की नगरी में, जगन्नाथ जी के प्रदेश में मुझे आने का मौका मिला और भुवनेश्वर में जहां लिंगराज मंदिर में भी मैं नमन करता हूं, वहीं ब्रह्मेश्वर मंदिर को भी मैं नमन करता हूं और यहां के देवी देवताओं को मैं नमन करते हुए, इस पवित्र धरती को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। मित्रों, जब मैं बात करता हूं तो आज के दिन मैं मधुसूदन दास जी को भूल नहीं सकता, जिन्होंने एक सामाजिक नेतृत्व देते हुए एकीकृत करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए अपना पूरा योगदान किया। आज उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को भी मैं भूल नहीं सकता, जिन्होंने सामाजिक नेतृत्व देते हुए देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। और बख्शी जगबंधु जी को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो बख्शी जगबंधु ने उठाई, उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, मैं यहां जब सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं तो वहीं आप लोगों से इस बात को भी बताना चाहता हूं, मेरे से पूर्व हमारे अध्यक्ष समीर मोहंती जी ने और बहुत विस्तृत से धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप सब लोग जो यहां उपस्थित हैं, फिर चाहे वो शक्ति केंद्र के प्रमुख हों, शक्ति केंद्र के प्रभारी हों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं सौभाग्यशाली इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनने का मौका मिला है, कार्यकर्ता बनने का मौका मिला। आज मित्रों, हम 18 करोड़ की पार्टी है।
दुनिया में कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं है। और दूसरी बात कि हम एक वैचारिक राष्ट्रीय पार्टी हैं। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत इतना बड़ा प्रजातंत्र, यहां राष्ट्रीय पार्टियां रह नहीं गई हैं, सब सिकुड़ गई। सारी राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में सिमटती चली गई हैं और कोई भी पार्टी वैचारिक पार्टी नहीं रह गई है। अगर राष्ट्रीय पार्टी है और वैचारिक पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को याद रखना चाहिए। और मित्रों, हमारी पार्टी वैचारिक तारतम्यता एक साथ रख करके चलने वाली पार्टी है। अगर हमारे नेताओं ने 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में कुछ कहा तो 2021 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में हम उसी बात को लेकर के चलते रहे और अपना जीवन लगा दिया। 4-4 पीढ़ियां खप गई, लेकिन विचार को नहीं छोड़ा, विचार के साथ चलते रहे। यह भारतीय जनता पार्टी है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में अगर 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इसके लिए बलिदान दिया, तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की रणनीति के साथ धारा 370 को धाराशाही कर दिया और उस बलिदान को पूरा किया। मित्रों, अगर मैं बात करूं, अभी अभी हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, जन्म जयंती मनाई है 25 तारीख को। अगर दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद को आगे रखा तो हमारी सरकारों ने अंत्योदय के माध्यम से गरीब का भला करने का प्रयास किया और आज मोदी जी के नेतृत्व में उसी मंत्र को लेकर हम चले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मित्रों, अगर हमने 1951 में कहा एकता में अनेकता, देश एक है, भाषाएं अलग अलग हैं, खान पान अलग अलग है, सबको एक सूत्र में पिरो करके चलेंगे, मजबूत देश बनाएंगे और क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखेंगे। नेशन फर्स्ट, लेकिन रीजनल एस्पिरेशंस को ध्यान में रखेंगे। इस मंत्र को भी लेकर के हम चलते रहे हैं। आज मित्रों, हम कह सकते हैं कि हमारी काडर की पार्टी है। आज यहां जितने लोग बैठे हैं सभी काडर से आए हुए हैं। अगर मैं काडर कहता हूं तो यहां शक्ति केंद्र प्रमुख मौजूद है, यहां शक्ति केंद्र प्रभारी मौजूद है, यहां पर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं, यहां हमारे प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं, यहां हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी मौजूद है। यानी हमारी पार्टी काडर बेस्ड है, काडर बेस्ड। और काडर के साथ साथ इसका मास बेस है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 302 हमारे एमपी हैं लोकसभा में, 92 हमारे राज्यसभा में सदस्य हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। 1394 हमारे एमएलए हैं, लगभग 120 के आसपास हमारे मेयर हैं और हजारों की संख्या में हमारे प्रधान और जिला परिषद के सदस्य हैं। ये हमारी पार्टी की ताकत है। इसलिए मित्रों, हम काडर बेस भी हैं और हमारे साथ चलने वाले चुने हुए नुमाइंदे भी, यानी मास बेस पार्टी है और मास फॉलोइंग के साथ ये पार्टी है। अभी 2019 के बाद चुनाव हुए, हमने बिहार में परचम लहराया, हमने आसाम में दोबारा सरकार बना ली, हमने पुडुचेरी में पहली बार सरकार बनाई, हमने हरियाणा में दोबारा सरकार बना ली, हमने उत्तर प्रदेश में दोबारा हम जीत करके आए, उत्तराखंड में हम दोबारा जीत करके आए, गोवा में हम तीसरी बार जीत करके आए और
मणिपुर में पहली बार विशुद्ध, दूसरी बार हमने नॉर्थ ईस्ट में अपनी सरकार बनाई, विशुद्ध हमारी सरकार बनी। इसलिए वी आर ए नेशनल पार्टी with regional aspiration, we are a cadre based party with mass following, and we have got governance in maximum states, ये भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन मित्रों, मेरे शक्ति केंद्र प्रमुख भाइयों, आप प्रजातंत्र की तस्वीर उतारो। आज हमारी स्थिति क्या है? हम किससे लड़ रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस ना तो ये नेशनल रह गई है, ये राष्ट्रीय नहीं रह गई, न ये इंडियन रह गई है, भारतीय भी नहीं रह गई है। ये पार्टी अब भाई बहन की पार्टी हो गई। बाकी सब ताली बजाते रहो, थाली बजाते रहो, बाकी सब कुछ सिकुड़ गई, कोई देखने को नहीं मिला। और हम लड़ किससे रहे? हम लड़ रहे हैं पारिवारिक पार्टियों के साथ, परिवार की पार्टियां। जम्मू कश्मीर में देखो, नजर दौड़ाओ तो वहां आप पाओगे फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटे की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, परिवार की पार्टी। अगर आप हरियाणा आओ तो आपको चौटाला की पार्टी दिखेगी। अगर आप पंजाब जाओ तो आपको बादल की पार्टी दिखेगी, शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 380 सीटों पर लड़ी और 380 में से 370 में उसकी जमानत जब्त हो गई। और हम किससे लड़ रहे हैं? परिवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश और मुलायम सिंह की पार्टी। बिहार आओ तो आरजेडी, परिवार की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, लालू की पार्टी। वेस्ट बंगाल जाओ तो किससे लड़ रहे हैं हम? वो भी एक परिवार की पार्टी है, पीसी भाईपो की, ममता की और अभिषेक की परिवार की पार्टी है। आप झारखंड आओ, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, छोटा सोरेन, परिवार की पार्टी। आप यहां आओ उत्तराखंड में, उड़ीसा में, तो बीजू की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी। आप नीचे चले जाओ, आंध्र प्रदेश, जगनमोहन की पार्टी, वाईएसआर की पार्टी, परिवार की पार्टी। आप तेलंगाना चले जाओ, किससे हम लड़ रहे हैं? चंद्रशेखर राव, केशव चंद्रशेखर राव, टीआरएस, खुद चीफ मिनिस्टर, बेटा मंत्री, दामाद मंत्री, बेटी एमपी की कैंडिडेट। अभी पोता आया नहीं तो वो भी होता। आप महाराष्ट्र चले जाओ, शिवसेना भी परिवार के नाम पर टूट करके अलग हुई है और अब वो अपने ढंग से खड़ी हो रही है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, बाकी सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली है जो विचार पर खड़ी पार्टी है, और आप लोग पूरे ताकत के साथ कह सकते हैं कि विचारों के साथ चलने वाली पार्टी है। मित्रों, हमारा राजनीतिक पक्ष भी है, हमारा सामाजिक पक्ष भी है। आप देखो, कोरोना आया, आप बताइए सारी पार्टियां लुप्त हो गई थी कोरोना में कि नहीं हो गई थी? हो गई थी कि नहीं हो गई थी? कोई पार्टी नहीं दिखती थी, कोई पार्टी नहीं दिखती थी। सभी क्वारंटाइन में चले गए, आइसोलेशन में चले गए, कोई दिखने को नहीं मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन में अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए लोगों की सेवा में जुटे। लगभग 50 करोड़ फूड पैकेट बांटे हमारे कार्यकर्ता ने, 50 करोड़। लगभग 75 करोड़ मास्क बांटे। हमारी महिला मोर्चा ने अपने हाथों से मास्क बना बना करके लोगों को बांटा। बहुत बड़ा काम किया। सेवा ही संगठन में बुजुर्गों को दवाई दी, भोजन की व्यवस्था की, लोगों को घरों तक छोड़ने की व्यवस्था की। आपके उड़ीसा के जितने भी लेबर थी, जितने लोग थे जो बाहर काम कर रहे थे, जो हमारे श्रमिक भाई थे, उनको वापस पहुंचाने का काम भी घर तक किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मित्रों, इसलिए हम ये कह सकते हैं, अभी वैक्सीनेशन हुआ, 217 करोड़ वैक्सीनेशन लगे हैं। आप सब लोग यहां बैठे हैं, किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है। क्यों?
क्योंकि मोदी जी ने आपको 217 करोड़ वैक्सीन लगा करके 130 करोड़ जनता को डबल डोज और साथ में बूस्टर ये लगा करके सुरक्षा कवच दिया है। इस कारण से हम लोग यहां पर आराम से बैठे हैं। लेकिन मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने वैक्सीनेशन में जनता को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया। इसलिए उनको मैं बधाई भी देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं। और मित्रों, अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो दुनिया कोरोना से लड़ने में विफल हो गई, लेकिन मोदी जी ने कोरोना से ऐसी लड़ाई लड़ी कि 130 करोड़ की जनता को बचा लिया और सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे देश हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सुरक्षित थे, लेकिन समय पर फैसला नहीं कर पाए, नहीं तय कर पाए कि लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना। लेकिन मोदी जी ने, जब हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो समय पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, लॉकडाउन लगाया, कहा जान है तो जहान है, और 2.5 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। हम लोगों, मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उस समय हमारे पास कोई आइसोलेशन सेंटर नहीं था, हम पीपीई किट नहीं बनाते थे, हमारे पास कोई आइसोलेशन बेड नहीं था, आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 2.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बनाना ही नहीं, दुनिया को भी देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है 2.5 महीने के अंदर। आइसोलेशन बेड बनाए गए, ऐसे जर्मन हैंगर लगा करके डॉर्मेट्रीज बनाई गई, आईसीयू बेड्स लगाए गए और व्यवस्था की गई। इसलिए कोरोना के मैनेजमेंट में भी हम लोग अव्वल रहे हैं। मित्रों, आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिनके नेता नरेंद्र मोदी हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा आने में 25 साल लग गए। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा आने में 27 साल लग गए। इस देश में जापानी इंसेफ्लाइटिस की दवा आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन 2020 की जनवरी में कोरोना का पहला केस आया था और 2000 अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था, साइंटिस्ट को आह्वान किया था और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार की और दुनिया को दी। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और मित्रों, मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि लगभग 100 देशों को हमने 25 करोड़ मेडिसिन अपनी वैक्सीन पहुंचाई है। 25 करोड़ ये वैक्सीन मैत्री के तहत, और 48 देशों को 2.5 करोड़ रुपए का मुफ्त में हम लोगों ने वैक्सीन दिया है, 2.5 करोड़ रुपए। मित्रों, ये भारत का बदलती तस्वीर है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विकास के दृष्टि से भी दुनिया में भारत ने बहुत बड़ी तरक्की की है। और उसके पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पुतिन से बात की और इधर जेलेंस्की से बात की, लड़ाई को रुकवाया और 22,000 भारतीयों को 2 हफ्ता के अंदर वहां से सेफ निकाल करके घर पहुंचाने का काम किया। तो हमारे मोदी जी ने किया। और लगभग 200 लोग उड़ीसा के भी बच्चे थे जिनको पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। मित्रों, हमारी नीतियां वो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और महिला, युवा, इनको ताकत देने वाली नीतियां हैं। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत हम लोगों ने 8,700 सेंटर खोले हैं और 354 केंद्र हमने उड़ीसा में खोले हैं, जहां से गरीबों को आज दिन तक
1300 करोड़ रुपए की दवा में बचत हुई है, गरीब आदमी को बचत हुई है, ये हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में हमने 3,70,00,000 घर बनाए, तो वहीं 20.5 लाख घर उड़ीसा में लोगों को पक्का मकान देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर मैं बिजली की बात करूं, तो जहां 2.5 करोड़ घरों को बिजली दी गई, तो वहीं 24.5 लाख घरों को उड़ीसा में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, यह हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, तो लगभग 7 करोड़ लोगों के घरों में पानी पहुंचाना है, तो वहीं 43 लाख लोग उड़ीसा के हैं जिनके घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं। यह महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं, तो 11 करोड़ अगर हमने इज्जत घर बनाए हैं, तो 72 लाख घर उड़ीसा में बना करके मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है, उनको इज्जत घर दिया है, उनको खेतों में जाने से रोका है और उनको इज्जत के साथ घर में अपने दैनिक जीवन में ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, अगर मैं युवा की बात करूं, तो जहां 1 करोड़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काम हुआ है, तो उसी में 4,40,000 लोगों को सर्टिफिकेट युवाओं को उड़ीसा के बच्चे हैं जिनको मिला है। अगर मैं किसानों की बात करूं, तो जहां 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, तो 40.5 लाख किसान उड़ीसा के हैं जिनको 6,000 करोड़ रुपए यहां पर आपके किसान भाइयों को बांटा गया है। इसलिए मित्रों, अगर मैं किसान मानधन योजना की बात करूं, तो लगभग 1 लाख किसानों को इसका भी मानधन योजना का भी फायदा मिला है। इसलिए मित्रों, चाहे गांव हो, गरीब हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो, सबको शक्ति देने का काम, सशक्तिकरण करने का काम, ताकत देने का काम अगर किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी नीतियों ने किया है, यह हमको याद रखना चाहिए। देश की बात करें, तो नोट कीजिएगा कि हमारा जीडीपी 13% बढ़ा है और हम दुनिया में आज जिसको हम कहते हैं 5वें नंबर पर सोलर पावर एनर्जी के रूप में खड़े हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो 6.6 लाख करोड़ भारत में इन्वेस्ट हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से दुनिया मंदी में जा रही है, भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, इस बात को भी हमको याद रखना है। इसलिए मित्रों, हर तरीके से नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और यदि मैं बात करूं, तो हमारे डिफेंस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।